देखिए, अमेरिका से जहां नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की यह खबर है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फायरिंग की खबर है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, पूरा अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? देखिए आदर्श, नॉर्थ कैरोलिना के राली शहर की घटना है जहां के अंदर न्यूज नदी के किनारे के इलाके के अंदर व्यक्ति ने एक शख्स ने जो है मास शूटिंग कहा जा सकता है, इसे अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है और नॉर्थ कैरोलिना के इस सूबे में इसराइली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों से कहा गया है कि वो मैकोनेल ऑलिव ड्राइव के इलाके में और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों से कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें। फिलहाल ड्राइवर को भी कहा गया है कि उस इलाके को अवॉइड करें, वहां पर वाहन न लेकर जाएं। और चूंकि इस पूरे इलाके के अंदर अभी भी जांच चल रही है, हालांकि जो हमलावर है उसको जरूर पकड़ा गया है, लेकिन पूरे इलाके को, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, इलाके को स्कैन किया जा रहा है। कहीं और तो नहीं कुछ लोग हैं, इसके साथ ही तो नहीं है कोई, और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और साथ ही जो इस पूरे इलाके के अंदर जो शार्लोट का जो डिपार्टमेंट ऑफ अल्कोहल, टबैको, फायर आर्म और एक्सप्लोजिव है, ATF, तो उसके भी जो स्पेशल एजेंट्स हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर तलाश कर रहे हैं और इस तरीके से भारी डिप्लॉयमेंट फिलहाल वहां पर है। लेकिन अगर ये देखें कि एक और घटना यहाँ पर हुई जिसके अंदर करीब 5 लोग मारे गए हैं, और ये एक और घटना है जिसमें अमेरिका में एक बार फिर गन कल्चर को लेकर जो समस्या है, गन कल्चर की जो समस्या है वो सामने आई है, जिस तरीके से मास शूटिंग की घटनाएं अमेरिका में बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में पुलिसकर्मी सवार था। पुलिसकर्मी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक इस चलती हुई कार में आग लग जाती है और इस कार के अंदर एक पुलिसकर्मी सवार थे और उन्होंने अपनी कूदकर जान बचाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में एक पुलिसकर्मी सवार था। पुलिसकर्मी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग लगी है और इसी आग की चपेट में पूरी कार आ गई। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। चलती कार में अचानक आग लग गई। इस कार के अंदर एक पुलिसकर्मी सवार था। जैसे तैसे पुलिसकर्मी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। देखिए, अक्टूबर में आसमान से आफत ऐसी बरस रही है कि हर कोई बेबस और लाचार हो गया है। पूर्वी भारत हो या फिर हिंदुस्तान का दक्षिणी हिस्सा, इन दिनों हर तरफ बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। खासकर यूपी के 18 जिले इन दिनों बाढ़ से कराह रहे हैं। इंसान की बस्ती में पानी का बसेरा हो गया है। जिन इलाकों में कल तक गाड़ियां दौड़ा करती थी, अब वहां नाव चलने लगी। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों की जरूर है, लेकिन मुसीबत और आफत एक जैसी है। भारी बारिश और नेपाल से छोड़ा गया पानी जब यूपी की सीमा में दाखिल हुआ तो नदियां बेकरार हो गई और तबाही मचाने लगी। नदी किनारे बसे इलाके पानी में डूब गए। आजमगढ़ से लेकर गोंडा, बहराइच समेत कुल 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 1500 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अंबेडकर नगर की 2 तहसील टांडा और आलापुर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। गांव पानी में डूबा है और लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन नाव के सहारे लोगों को निकालने में जुटा है। एक एक कर गांव खाली होने लगे हैं। लेकिन इस बीच अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल एन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को बाढ़ चौकी जाने की अपील तो कर रहे हैं, साथ ही ये भी हिदायत दे रहे हैं कि अगर आप घर में रहेंगे तो सरकार आपको खाने पहुंचाने के लिए जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार।
संकट की इस घड़ी में अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जनता के दुख दर्द में अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बारिश कहर बनकर टूटी है। जिले के 134 गांव बाढ़ से बेहाल हैं, जबकि 80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं। सरयू नदी में उफान से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर बार पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सबसे ज्यादा मार गरीबों को झेलनी पड़ रही है। आजमगढ़ में लोगों के घर तो पानी में डूबे ही हैं। स्कूल के आसपास भी पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के भीतर नाव चलने लगी है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खुद नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेखपाल जी को एसडीएम जी को आदेश किया है कि उनके नाम की सूची बना करके और आपदा कोष से उनके घर भी बनवा दिए जाए, क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुका है। 1998 के बाद आजमगढ़ में पहली बार घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। आजमगढ़ में बाढ़ की सबसे ज्यादा मार सगड़ी तहसील में देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से 134 गांव पानी में डूब चुके हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो यूपी के बाराबंकी से लेकर हमीरपुर तक बाढ़ की वजह से भारी बर्बादी देखने को मिल रही है। बाराबंकी में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं हमीरपुर में एक किसान ने इंद्र देवता के ऊपर ही केस दर्ज करा दिया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं और ये दोनों तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं, जो बाढ़ से बदहाली और बेबसी को बताने के लिए काफी है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और लोग सड़क पर खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर शरण लिए हुए हैं। बाराबंकी के देवा इलाके में सरयू नदी काल बनकर टूटी है। किसानों और गरीबों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है, लिहाजा लोग नाव के सहारे सैलाब को पार कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। के तमाम ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जो है आज चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उन पानी में जो है जो धान की और जो गन्ने की, साथ ही साथ जो हरी सब्जियां हैं, उनकी खेती जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। साथ ही साथ बात अगर बाराबंकी के घाघरा सरयू नदी की करें तो यहाँ भी बाराबंकी की जो 3 तहसीलें राम सनेही घाट, रामनगर और सिरौली गौसपुर है, वहाँ पर जो है वो उनके सैकड़ों गांव जो है बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। बाराबंकी में किसान तो बाढ़ की मार झेल ही रहे हैं, वहीं हमीरपुर में एक किसान बारिश से हुई बर्बादी के लिए इंद्र देवता के खिलाफ मुकदमा ठोकने पर आमादा है। बॉलीवुड फिल्म ओ माय गॉड की स्टाइल में परेश रावल की तरह भारतीय किसान यूनियन के नेता बृजकिशोर लोधी इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंच गए। देखिए पूरी फसलें चौपट बर्बाद हैं, तो गरीबों के मकान गिर गए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर किसी इंसान ने किया होता तो उसके खिलाफ शिकायत करती। ये तो केवल भगवान देवता ने ही किया है। किसान संगठन के नेता की शिकायत पर केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन डीएम ने नुकसान की भरपाई का भरोसा जरूर दिया है। मेरे द्वारा राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों को इस आशय के निर्देश दे दिए गए हैं कि फसलों का और घरों का जो भी नुकसान हुआ उसका आकलन कर लें और शीघ्र उनको जो भी आपदा के संबंध में राहत दी जानी है उसके संबंध में कार्रवाई करें। यूपी के 18 जिलों में कमोबेश यही हाल है। सबसे ज्यादा मार किसान ही झेल रहे हैं, लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई करे। देखिए, यूपी के बस्ती जिले में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ गांव डूब रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में सरयू नदी के किनारे बना बांध अब टूटने की कगार पर है। ऐसे में अगर बांध टूटा तो तबाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। बाढ़ से बदहाली की ये तस्वीरें यूपी के बस्ती जिले की हैं, जहां गांव के गांव पानी के आगोश में समा चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर गांव वालों के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन उसका एहसास वही कर सकता है जिसका सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया।
पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। जिसके पक्के मकान हैं, वो जान बचाने के लिए घर की छत पर शरण लिए हुए हैं, जबकि घास फूस के बने घरों में रहने वाला अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगा है। एक तरफ कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कलवारी इलाके के फूलपुर गांव में सरयू किनारे बांध से पानी का रिसाव होने लगा है, जिससे गांव के लोग हर पल डर के साए में जी रहे हैं। कल दिन भर लोग प्रशासन की टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो लोग खुद रेत से भरी बोरी तैयार कर बांध को संभालने में जुट गए। जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी वो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और इस वक्त सरयू नदी डेंजर लेवल से लगभग 125 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और जो पानी का लेवल है आप देखिए बिल्कुल एकदम करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अगर बांध टूट गया तो एक और गांव पानी में समा जाएगा और हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें सामने आई है, जहां लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नदी उफान पर है, लोग पानी के बीच से आ रहे हैं। आपको एक नाव भी नजर आ रही होगी। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई नाव डूब रही है और लोग नाव से निकलकर पानी के बीच पैदल किनारे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां चंबल के अटार घाट पर नदी को पार करने के लिए प्रशासन की ओर से ठेके पर स्टीमर चलवाया जाता है, लेकिन स्टीमर संचालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नदी के दोनों तरफ स्टीमर चलाकर इसी तरह लोगों को बीच में छोड़ देते हैं और लोग करीब 2 से 3 फीट पानी से होकर किनारे पहुंचते हैं। यह स्टीमर 2 राज्यों के बीच आवागमन का बड़ा साधन भी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज राजस्थान के करौली में काला देवी माता मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। आरोप है कि स्टीमर संचालक लोगों से एक तरफ ज्यादा किराया वसूल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान से खिलवाड़ भी करते हैं। इस बारे में जब मुरैना के डीएम नरोत्तम भार्गव से बात की गई तो उन्होंने स्टीमर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बड़ी लापरवाही है इसमें। हम स्टीमर संचालक और जनपद पंचायत के माध्यम से इसमें ऑक्शन प्रक्रिया होती है। हमने आज दोनों को नोटिस दे रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए जो प्रबंध हैं वो तत्काल कराए जाए। अगर पानी कम होने की वजह से ऐसा किया जाता है तो सवाल ये है कि जहां तक स्टीमर पहुंचता है वहां से किनारे तक यात्रियों के आने जाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अक्टूबर में हो रही आफत की बारिश और नेपाल से छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी अवध में तबाही का सैलाब लेकर आया है। पिछले 10 दिनों से अवध के कई जिले बाढ़ में डूबे हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा सितम झेल रहे उत्तर प्रदेश से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहां इंसानों का डेरा वहां पानी का बसेरा। बाराबंकी के इस गांव में खेत खलियान, झोपड़ी और मकान सब जलमग्न हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ घाघरा नदी का पानी ही दिखता है और जो चीज यह नदारत है वो है प्रशासन और मदद। बहराइच बाराबंकी के ग्रामीण इलाकों के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में स्थिति कुछ इस तरह की बनी हुई है कि जो पानी है स्कूलों तक चढ़ा हुआ है। ये जो बिल्डिंग है सरकारी बिल्डिंग है, इसके बगल में स्कूल है और इस बिल्डिंग के पीछे जो पीली इमारत दिख रही है वही स्कूल है। पानी उसमें भी भरा हुआ है। ग्राम पंचायत की इमारत भी काफ़ी हद तक डूबी हुई दिखाई दे रही है और ठीक पीछे जो स्कूल है उसका भी जो प्रांगण है पानी में डूबा हुआ है। तो ये मुश्किलें हैं लोगों के लिए। कमर भर पानी में जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ जो स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पर देखिए 2 बच्चे हैं जाते हुए दिख रहे हैं। पानी कमर तक चढ़ा हुआ है। नाव भरोसे यहाँ पर जिंदगी चल रही है। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने गांव के सबसे ऊंचे घर में बसेरा बनाया है। यहाँ रात गुजारने के लिए जमीन तो है लेकिन राशन और ईंधन का जुगाड़ नहीं। कई दिनों से हो रही बारिश और बाढ़ से गांव में सूखी लकड़ियां नहीं बची। ग्रामीण अंचलों में स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। नावों के सहारे जिंदगी है। देखिए एक नाव पे हम खुद सवार हैं, दूसरी नाव पर लोग जो हैं गांव के अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम गांव से बाहर निकल रहे हैं, ये नाव गांव के अंदर जा रही है।
जो नाव है उसमें साइकिल है, उसमें लोगों के बस्ते हैं, लोगों की ज़रूरत का दूसरा सामान है, सिलेंडर भरवाना होता है तो सिलेंडर भरवाने के दूसरी ज़रूरतों के सामान के लिए बाहर निकल के जाते हैं और अब फिर वापस गाँव में वापस नाव से होकर जाते हैं। बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल गाँव के बीच बना हुआ है, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला ये पूरा खेत खलिहान और दूर हमें गाँव दिख रहा है। गाँव दिखाइए प्रेम सर की कैसे पूरा गाँव पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पानी कुछ उतरना शुरू हुआ है तो जो जानवर हैं जो कुछ ऊंचाई के हिस्सों में बांधे गए हैं वो धीरे धीरे बाहर की तरफ ला रहे हैं। तो बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी बनी हुई है। बाराबंकी बहराइच के पड़ोसी जिले गोंडा में भी घाघरा, सरयू और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोंडा में 3 तहसील कर्नलगंज, तरबगंज और गोंडा सदर में करीब 150 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बोट लगातार जल पुलिस की चल रही है, वो सामने देखिए बोट चल रही है और उसी से लगातार लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। एक बोट से आप सोचिए कितने सारे गांव यहाँ के हैं जिनमें हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, मवेशी फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बोट है और ये अयोध्या जल पुलिस की, ये जिला गोंडा कहलाता है। गोंडा जिले की सीमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर अयोध्या की पुलिस और अयोध्या की जो बोट है वो काम करे। तो ऐसे में जो प्रशासन के दावे हैं, प्रशासन कितनी मदद कर पा रहा है, लोग परेशान हैं, कोई मदद नहीं मिल रही है, खाने पीने को मोहताज हैं। नेपाल से सटे यूपी के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और अयोध्या तक में बाढ़ ने तबाही मचाई है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती की तेज धार के चलते बांध टूट गया, जिससे सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। सूबे में बिगड़ते हालात पर सीधे सीएम योगी की नजर है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और राहत बचाव में लगी एजेंसियों को हर बाढ़ पीड़ित तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तो यूपी का हाल आपने इन ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा। अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी एक बार फिर विकराल हो गई है। भागलपुर में गंगा किनारे लोगों के आशियाने सैलाब में समाने लगे हैं। भागलपुर के नवगछिया से हमारे संवाददाता शशांक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। एक बार फिर गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भागलपुर के नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में गंगा किनारे तेजी से कटान होने लगा है। हमारे संवाददाता शशांक जब ज्ञानी टोला पहुंचे तो वहां हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कटाव फिर से यहाँ पे जारी है। लगातार मट्टी का बड़ा बड़ा हिस्सा जो है पानी में गंगा नदी में समाता जा रहा है। ये तीसरा कटाव हमारे सामने दिख रहा है। आधा आधा हिस्सा पूरा नदी में समा रहा है। सोचिए यहाँ पे गंगा नदी का जो है रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पानी अंदर से मिट्टी को हिट कर रहा है और पूरा कटाव तेजी से हो रहा है। मट्टी पानी के अंदर जा रहा है। कई घर भी पानी के अंदर जा चुके हैं। नदी किनारे बने आशियानों को रोशन करने के लिए जो बिजली का खंभा लगा था वो भी पानी में समा गया। साथ ही भारी भरकम एक पेड़ भी धराशायी हो गया। देखिए यहाँ पे जमीन में दरार काफी हो गया है, पेड़ गिर रहा है। हम आपको देखिए बिजली का खंभा भी पानी में गिरा है, पेड़ भी गिर गया। ये आप देखिए पेड़ भी गिर गया, बिजली का खंभा भी गिर गया पानी में। सोचिए पानी का जो जल स्तर है, ये गंगा नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, नदी उफान पे है, जिसके कारण आप देखिए पेड़ और बिजली का खंभा हम लोग के सामने गिरा है। ऐसी तस्वीरें देखकर हमारी टीम हैरान थी और ज्ञानी टोला के लोग परेशान। लिहाजा लोग अपना सामान लेकर पलायन को मजबूर हो गए। छोटे छोटे बच्चे अपने घर का बांस बल्ला लेके यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। यहाँ देखिए औरतें जो हैं घर का बांस निकालते हुए नजर आ रही हैं। बांस पे इनका घर टिका हुआ था, झोपड़ी था, लेकिन कभी भी ये हिस्सा पानी में समा जाएगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस घर को लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया उसे तोड़ने को मजबूर हैं। अपने मेहनत की कमाई से अपना घर बनाए थे वो लोग अपना घर अब खुद तोड़ रहे हैं। देखिए हथौड़ा चलाकर तोड़ रहे हैं, क्योंकि डर है कि ये घर पानी में समा जाएगा जैसे बाकी घर समा गए हैं, इसलिए लोग इसका ईंट तोड़ रहे हैं। छोटे बच्चे भी वहाँ पे आपको हथौड़ा चलाते नजर आएंगे। भागलपुर के नवगछिया में अब तक करीब 250 मकानों को गंगा लील चुकी है। लिहाजा स्थानीय लोग अब सरकार की तरफ मदद की आस लगाए बैठे, लेकिन अभी तक ना कोई मदद मिली और ना कोई भरोसा। बहुत भयावह मंजर है, यहाँ पे सब कुछ पानी में समा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने 4 बरस से कटते कटते मैंने अभी 250 घर कट गया। आज जितना घर कटा है उस बेचारे को सरकार की ओर से 1 पैसा का कुछ मुआवजा नहीं दिया गया, नहीं खाने के लिए दिया गया और नहीं इसको रहने के लिए कहीं जमीन दे रहा है। अक्टूबर में आई आफत एक बार फिर लोगों को पलायन पर मजबूर कर रही है।
ऐसे में अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो जाएगा। बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के गुना में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। मध्य प्रदेश के गुना से आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। तो काफी मिल गई हैंडपंप से निकली कच्ची जहरीली शराब, ड्रम से निकली हजारों लीटर अवैध शराब, हर तरफ शराब ही शराब। अब तक आपने हैंडपंप से पानी निकलते देखा होगा, लेकिन इस हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि जहरीली शराब निकलती है, जो हलक से उतर जाए तो जान निकाल दे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना की। शिवराज की पुलिस दबिश देने पहुंची थी, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी शराब छिपाई गई। जमीन के नीचे के शराब को इस हैंडपंप के जरिए बाहर निकाला जाता था। कच्ची जहरीली शराब से भरे कई ड्रमों को बरामद किया गया है। कल रावगढ़ और चाचौड़ा दोनों थाना क्षेत्रों में जो सूचना थी हमारे पास, उसके आधार पर दबिश दी गई थी और इस कार्रवाई में कुल मिलाकर लगभग 1400 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत शिवराज की पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी अभियान के तहत गुना पुलिस इस ठिकाने तक पहुंची जहां करीब 2630 लीटर जहरीली शराब छिपा कर रखी गई। बताया जा रहा है कि गांव में कंजर समुदाय के लोग जहरीली शराब बनाते हैं, सस्ते दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले सभी आरोपी फरार हो गए। 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। और अब एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का जिसको आशीर्वाद हासिल है उनकी ही चांदी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या ये जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है ये पूरी तरीके से दिखावा है? क्योंकि अगर थरूर के आरोपों को देखें तो ऐसा ही लगता है। खड़गे को सोनिया का समर्थन, शशि थरूर को किसका समर्थन? अब ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। पहले आरोप लग रहे थे कि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन है, लेकिन अब शशि थरूर के बयान ने इस पर लगभग मुहर लगा दी है। उम्मीदवार की ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं हमारे बिग लीडर्स, तो ये बड़े नेताओं जो जिस किस्म से हमें स्वीकार करते हैं या नहीं, उसमें तो फर्क है। यही मैं कह रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। लेकिन थरूर का दावा है कि उन्हें कांग्रेस के पदाधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि खड़गे को हाथों हाथ ले रहे हैं। जाहिर है ऐसे में परिवार ना सही, लेकिन फायदा उसे ही हो रहा है जो परिवार के काफी करीब है, यानी खड़गे को। मैंने तो समर्थन किया मेरे नॉमिनेशन में। अब सबके आशीर्वाद से, सबके कोऑपरेशन से मैं नॉमिनेशन भरा, तो इसीलिए ये कहना ठीक नहीं है। नामांकन के वक्त ही देखा गया था कि थरूर के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां पालतू कुत्ते को लेकर लापरवाही आम लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। गाजियाबाद में पिटबुल अटैक की एक और घटना सामने आई। तनिष्का जिस सोसाइटी कैंपस में हर रोज खेला करती हैं, उसी सोसाइटी कैंपस में पिटबुल ने हमला कर दिया। खूंखार डॉग के हमले में 11 साल की तनिष्का लहूलुहान हो गई। पैरों पर जख्मों के ये निशान गवाही दे रहे हैं कि पिटबुल का हमला कितना जबरदस्त था। 11 साल की तनिष्का पर पिटबुल ने तब हमला किया जब सोसाइटी कैंपस में वो टहल रही थी। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मैं ना अपने डॉगी को घुमाने के लिए ले गई थी, तो मुझे ना वो मिला था, एक डॉग मिला था। तो मैं जैसे ही घुमा रही थी तो वो एकदम से फ्लफी में ऐसे भौंकने लग गया। फिर जब फ्लफी को भौंकने लगे एकदम से मुझे पे चढ़ गया और मुझ पे खा गया। फिर मेरे पे ऐसे जैसे निशान पड़ गए। फिर फ्लफी भाग गया, फिर उसके पीछे भागने लगा। पार्क में क्या हुआ था अब पूरी कहानी सुनिए।
11 साल की तनिष्का अपने डॉगी के साथ सोसाइटी के पार्क में टहल रही थी। तभी पड़ोस का पालतू पिटबुल सामने आ गया और भौंकने लगा। तनिष्का कुछ समझ पाती उससे पहले ही पिटबुल ने हमला बोल दिया। पिटबुल के हमले से पैर पर गहरे घाव के निशान बन गए हैं। तनिष्का की मां ने पड़ोसी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उस बंदे ने, जिसका ये डॉग है, उसने ये कहा है कि मैं नहीं, ना मैं जाऊंगा ना मेरा डॉग नहीं जाएगा, किसी भी हालत में मेरा डॉग नहीं जाएगा। तो उसका मतलब उसका डॉग हमारे नीचे बच्चों को वो खुला छोड़ देंगे। एनसीआर में पिटबुल के हमले की पहली घटना नहीं है। लगातार ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और देखिए, खबरें लगातार जारी हैं। इस वक्त आपको बड़ा अपडेट दे दें, इराक के ग्रीन जोन में 9 रॉकेट दागे गए हैं। उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। एक रॉकेट तो इराक के संसद भवन के पास ही जाकर गिरा और हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। लेकिन कयास ये लग रहे हैं कि ये मुक्तदा अल सदर के समर्थकों का काम है। इराक का ग्रीन जोन शांत था, लेकिन तभी 1 या 2 नहीं, 5 या 6 भी नहीं, पूरे के पूरे 9 रॉकेट दागे गए। इराक का किलेबंद ग्रीन जोन दहल गया। अधिकारियों ने बताया कि संसदीय सत्र से पहले एक रॉकेट संसद भवन के पास गिरा, बाकी ग्रीन जोन के आसपास गिरे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये हमला इराक के प्रमुख शिया मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने किया। कुछ दिन पहले अल सदर ने 30 जून को राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद उनके समर्थकों ने ईरान की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया था। लेकिन अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इराक के ग्रीन जोन में रॉकेट दागे गए हैं। पिछले ही महीने ग्रीन जोन में कई रॉकेट दागे गए थे, क्योंकि उस समय भी संसद का सत्र बुलाया गया था। इराक के कुर्दिस्तान में खोरमोर गैस इलाके में 8 रॉकेट दागे गए थे। हालांकि उस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। बात कर लेते हैं चीन की, जहां शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी की तारीख नजदीक आ गई है। 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति भी बने रह सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर चीन से यह है कि चीन में राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार जिनपिंग की ताजपोशी से पहले चीन की आवाम ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी के टॉर्चर से त्रस्त लोगों ने कई इलाकों में पोस्टर बैनर लगाकर प्रोटेस्ट किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए 14 लाख लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बगावत की इस आवाज को दबाने के लिए चीन की सरकार ने इन 14 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया है। कहना है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो अपराधी हैं। ड्रैगनलैंड में रोष, जिनपिंग के खिलाफ आक्रोश। लॉकडाउन है बहाना, असल में विद्रोह है दबाना। बीजिंग से आई इन तस्वीरों में उठता दिखा धुएं का ये गुबार जिनपिंग के खिलाफ लोगों के दिल में भड़की आग का सबूत है। बगावत का आगाज देखकर जिनपिंग घबरा गए। आक्रोश की आग को भड़काने से रोकने में जुटे, आवाज को दबाने में जुटे। ये तस्वीरें अब चीन में बैन कर दी गई हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्हें सेंसर कर दिया गया है, क्योंकि इसमें छुपा संदेश जिनपिंग का तख्ता पलट करने की ताकत रखता है। जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी से पहले उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे घबराकर जिनपिंग सरकार ने 14 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया है। दावा किया जा रहा है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो अपराधी हैं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें जिनपिंग मंजूर नहीं है। बीजिंग में पुलिस वाले जिस पोस्टर को जल्दी जल्दी लपेट कर हटा रहे हैं, उसमें जिनपिंग को तानाशाह लिखा गया था। लोगों से हड़ताल की अपील की गई थी और लिखा था कि कोरोना टेस्ट नहीं बल्कि खाना चाहिए। ये गुस्सा इसलिए भड़क रहा है कि कोरोना के नाम पर जिनपिंग की तानाशाह हुकूमत सारी हदें पार करती जा रही है। कोरोना के नाम पर टॉर्चर का सिलसिला बदस्तूर जारी। चीन सरकार ने कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है। कई शहरों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत के फेनयांग शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मंगोलिया की राजधानी होहोत में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शंघाई में 2 करोड़ 50 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। कई शहरों में स्कूल और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए।
ये सब तब हो रहा है जब एक और बाकी दुनिया में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड कमी देखी जा रही है, लेकिन जिनपिंग के चीन में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसलिए फिर से लॉकडाउन और कोरोना पाबंदियों को जिनपिंग के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। जिनपिंग घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एक और उनके तीसरे कार्यकाल की दावेदारी पर मुहर लगने जा रही है तो दूसरी ओर बगावत बुलंद हो सकती है, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अपने खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए जिनपिंग लॉकडाउन लगा रहे हैं। और अब बात बेशकीमती हीरे कोहिनूर की। वो कोहिनूर जो भारत की बेशकीमती धरोहर है। कोहिनूर आज भी भारत में हीरा कारोबार के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है। कोहिनूर को भारत का सितारा कहा जाता है। किंग जॉर्ज अब इंग्लैंड के नए महाराजा हैं और उनकी पत्नी यानी कि कैमिला नई रानी। 6 मई को दोनों की ताजपोशी होनी है, लेकिन ताजपोशी के दिन क्वीन कैमिला कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहनेंगी। क्यों क्वीन कैमिला कोहिनूर से डर गईं? देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कोहिनूर से क्वीन कैमिला का मोह भंग क्यों हुआ? कोहिनूर जड़ा ताज क्वीन क्यों पहनना नहीं चाहती? क्या कोहिनूर पर भारत के विरोध से क्वीन डर गई? जो कोहिनूर दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है, जो कोहिनूर भारत की धरोहर है, वो कोहिनूर आज ब्रिटिश सल्तनत के शाही ताज को सुशोभित कर रहा है। और इसी ताज को लंदन टावर में रखा गया है। अपने लंबे इतिहास में बेशकीमती कोहिनूर हीरा पूरी दुनिया घूम चुका है। मुगल बादशाहों से लेकर ईरान के शाह तहमास्पी की सल्तनत की शान बन चुका है कोहिनूर हीरा। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद ब्रिटेन के शाही परिवार में बड़ा बदलाव हुआ। किंग जॉर्ज तृतीय अब इंग्लैंड के नए राजा हैं और उनकी पत्नी कैमिला ब्रिटेन की नई महारानी है। दोनों की ताजपोशी की रस्म अभी बाकी है। 6 मई 2023 को दोनों की ताजपोशी होगी, जिसकी तैयारियां बकिंगम पैलेस में मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि ताजपोशी के दिन क्वीन कैमिला बेशकीमती कोहिनूर हीरे वाला ताज नहीं पहनेंगी। माना जा रहा है कि शाही परिवार हीरे के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बढ़ने और भारत के विरोध से घबराया हुआ है। डेली स्टार की रिपोर्ट भी ऐसा ही कहती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शाही परिवार कोहिनूर जड़े ताज पर कश्मकश में है। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है ये भी समझ लीजिए। हीरे के स्वामित्व पर लंबे वक्त से विवाद है, जिसे लेकर शाही परिवार में घबराहट है। कोहिनूर भारत की धरोहर है। ताजपोशी पर क्वीन को हीरे वाला ताज पहनाया जाना था, जिसकी योजना में बदलाव के दावे हैं। ब्रिटिश के शाही परिवार में पहली बार कोहिनूर क्वीन अलेक्जेंड्रा के ताज में जड़ा गया था। फिर 1937 में क्वीन मदर की ताजपोशी के लिए कोहिनूर को जड़ा गया। रॉयल ट्रस्ट कलेक्शन की रिपोर्ट बताती है कि साल 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने भी इसे अपने राज्य अभिषेक के दौरान पहना था। जिस शाही क्राउन में कोहिनूर जड़ा है वो 6 मई को क्वीन कैमिला के सिर पर सजना था, लेकिन माना जा रहा है कि क्वीन ताजपोशी के दिन इसे नहीं पहनेंगी। कोहिनूर को ऐसे ही भारत का सितारा नहीं कहा जाता। कोहिनूर कैसे तमाम हीरो का उस्ताद है। ब्रिटिश ताज में जड़ा कोहिनूर कितना बेशकीमती है, इसे भी समझिए। कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खनन क्षेत्र से निकला था। तब ये 793 कैरेट का था। अब कोहिनूर 105.6 कैरेट का ही रह गया है, जिसका वजन लगभग 21.5 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर के बारे में पहली जानकारी 1304 के आसपास की मिलती है। तब ये मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। ब्रिटेन की रानी के लिए कोहिनूर को 108 कैरेट तक काट दिया गया था। छोटा करके इसे ब्रिटिश मुकुट में जड़ दिया गया था।
तब से कोहिनूर लंदन के टावर में बंद ब्रिटिश रॉयल्टी के कब्जे में है। आज भले ही कोहिनूर ब्रिटिश ताज में जड़ा हो, फिर भी उसे भारत का सितारा कहा जाता है। कोहिनूर आज भी भारत में हीरा कारोबार के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को से आने वाली फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। मॉस्को से दिल्ली की फ्लाइट में बम की खबर मिली है और ऐसे में सभी यात्रियों का अब सामान भी चेक किया जा रहा है। बम की खबर से दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आईजीआई एयरपोर्ट रेस्क्यू टीम पहुंची है और लगातार जांच की जा रही है। बड़ा अपडेट, मॉस्को से दिल्ली की फ्लाइट में बम की खबर मिली और इस खबर के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सुबह 3:30 बजे ये फ्लाइट लैंड हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी चेकिंग चल रही है। सभी यात्रियों के बैग चेक किए जा रहे हैं, सामान की चेकिंग की जा रही है और अभी भी ये जांच जारी है। बता दें कि जो रेस्क्यू टीम है वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। इसके बारे में कुछ देर बाद खुलासा होगा, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हर यात्री के बैग की चेकिंग हो रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, पूरी जानकारी दें क्योंकि इस खबर के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि रात करीब 11:15 बजे जो है एक कॉल आता है जिसमें पुलिस को सूचना मिलती है कि जो मॉस्को से दिल्ली की फ्लाइट आ रही है उसमें बम है। इसके बाद तुरंत सभी को अलर्ट किया जाता है, तमाम एजेंसीज को इस बात की जानकारी दी जाती है और जब फ्लाइट दिल्ली लैंड करती है तब उसके बाद जितने भी यात्री उस फ्लाइट के अंदर मौजूद होते हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा जितने भी यात्रियों के बैग्स वगैरह हैं उन सबकी भी चेकिंग की जा रही है और जो पूरी फ्लाइट है उसको भी चेक किया जा रहा है। अभी तक की जांच में पुलिस को फ्लाइट के अंदर से कुछ भी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ऐसा जरूर मानकर चल रही है कि हो सकता है किसी शरारती तत्व का ये काम हो। लेकिन अब पुलिस जो है उस कॉल के बारे में जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार वो कॉल किसने की थी और इसके पीछे क्या मकसद है। अपडेट लेंगे जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, बड़ी खबर, मॉस्को से आने वाली फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। मॉस्को से दिल्ली की फ्लाइट में बम की खबर रात करीब 11:15 बजे आई और कॉल के जरिए जानकारी दी गई कि आज रात 3:20 पर जो फ्लाइट मॉस्को से T3 पर आ रही है, यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर आ रही है, उसमें बम है। और 2:30 बजे के आसपास सुरक्षा टीमें अलर्ट हो चुकी थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और दूसरे रेस्क्यू दलों को वहां पर भेज दिया गया था। विमान को एहतियातन रनवे 29 पर उतारा गया, जिसकी चेकिंग की जा रही है। बम निरोधक दस्ता यात्रियों के लगेज को भी पूरी तरीके से चेक कर रहा है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर मॉस्को से जो फ्लाइट आ रही थी रात 3:30 बजे के आसपास उसको लैंड करना था, उसमें बम की खबर से हड़कंप मच गया। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनोज, पूरा अपडेट अभी तक का क्या है? रात को 11:15 बजे सूचना आई थी, उसके बाद से अभी तक क्या क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये सूचना मिली तो एयरपोर्ट एजेंसीज में जो था वो हड़कंप मच गया। इसके अलावा जो तमाम एजेंसीज थी उनको इस पूरी कॉल की जानकारी दी गई। तमाम एजेंसीज वहां पर अलर्ट मोड पर थी और एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी और जब फ्लाइट ने लैंड किया एयरपोर्ट पर करीब 3:20 पर, उसके बाद तमाम जो क्रू मेंबर्स थे और जो तमाम यात्री फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उन सबको सुरक्षित नीचे उतारा गया और उसके बाद उनके सामान की जो तलाशी थी, चेकिंग थी, वो की जा रही है। इसके अलावा पूरी फ्लाइट को भी चेक किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध फ्लाइट के अंदर से नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ऐसा मानकर चल रही है तो किसी शरारती तत्व का ये काम हो सकता है। लेकिन जो कॉल पुलिस के पास आई थी उसकी जांच की जा रही है। मनोज, ये जो कॉल आई थी, ये विदेश से आई थी, देश से ही ये कॉल की गई थी, इसको लेकर अभी तक कुछ अपडेट मिल पाया? देखिए, अभी तक पुलिस ने साफ तौर पर ये नहीं बताया कि आखिरकार ये जो कॉल थी वो विदेश से आई थी या फिर वो इंडिया से ही कॉल की गई थी, क्योंकि पुलिस का ऐसा कहना है कि ये एक सेंसिटिव मैटर है और इसको लेकर के जांच की जा रही है कि आखिरकार कॉल करने बिल्कुल, और देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद के दावों के बीच एक बार फिर सभी की निगाहें वाराणसी कोर्ट पर होंगी। आज फैसला होगा कि कथित शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। तो ज्ञानवापी विवाद के लिए आज का दिन बड़ा है, जहां आज वाराणसी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। काशी में कार्बन डेटिंग पर कोहराम, शिवलिंग या फव्वारा,
कब होगा निपटारा? आज बहुत हद तक इस सवाल पर विराम लग जाएगा, क्योंकि वाराणसी कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अपने अपने दावों के बीच देश को आज इंतजार इस बात का है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। हिंदू पक्ष जिस पत्थर की आकृति को शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उस पत्थर को फव्वारे का बेस बता रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि वैज्ञानिक तरीके से यानी कार्बन डेटिंग से पत्थर की जांच हो, ताकि उसकी उम्र पता चले और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुस्लिम पक्ष ने ये प्रत्युत्तर दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। उसको हमने दोबारा क्लैरिफाई किया कि हम शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं मांग रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कोर्ट इसमें आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। उसको भी हमने क्लैरिफाई किया कोर्ट के सामने। कार्बन डेटिंग पर फैसला आ जाएगा, लेकिन सभी के जहन में ये बात आ रही होगी कि आखिर कार्बन डेटिंग है क्या। आइए आसान भाषा में इसे समझते हैं। किसी वस्तु के उम्र और समय निर्धारण की विधि को कार्बन डेटिंग कहते हैं। 20,000 साल पुरानी वस्तुओं की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इससे कार्बन डेटिंग विधि की खोज 1949 में की गई। इसलिए हिंदू पक्ष शिवलिंग की उम्र का पता लगवाने के पक्ष में है। पूरा मामला मस्जिद की दीवार से सटे श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत की मांग से शुरू हुआ था, जो शिवलिंग के दावे तक पहुंचा है, जिस पर अदालत ने 11 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का जिसको आशीर्वाद हासिल है उनकी ही चांदी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे को सोनिया का समर्थन, शशि थरूर को किसका समर्थन? अब ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। पहले आरोप लग रहे थे कि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन है, लेकिन अब शशि थरूर के बयान ने इस पर लगभग मुहर लगा दी है। उम्मीदवार की ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं हमारे बिग लीडर्स, तो ये बड़े नेताओं जो जिस किस्म से हमें स्वीकार करते हैं या नहीं, उसमें तो फर्क है। यही मैं कह रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। लेकिन थरूर का दावा है कि उन्हें कांग्रेस के पदाधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि खड़गे को हाथों हाथ ले रहे हैं। जाहिर है ऐसे में परिवार ना सही, लेकिन फायदा उसे ही हो रहा है जो परिवार के काफी करीब है, यानी खड़गे को। मैंने तो समर्थन किया मेरे नॉमिनेशन में। अब सबके आशीर्वाद से, सबके कोऑपरेशन से मैं नॉमिनेशन भरा, तो इसीलिए ये कहना ठीक नहीं है। नामांकन के वक्त ही देखा गया था कि थरूर के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम थे। और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां के चुनावी मैदान में आज प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है। आज प्रियंका सोलन से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। हिमाचल में बिछ चुकी है चुनावी बिसात। बीजेपी की होगी वापसी या कांग्रेस लगाएगी छलांग? हिमाचल पर सबकी नजर है। बीजेपी ने वहां इसी साल होने वाले चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस ने इसका जिम्मा प्रियंका गांधी को दिया है। सामने चुनौती बड़ी है। पहली चुनौती बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की और दूसरी चुनौती आम आदमी पार्टी से निपटने की, क्योंकि केजरीवाल ने भी हिमाचल जीतने के लिए दमखम लगा दिया है। वही कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आज दोपहर 12 बजे सोलन में मां शूलिनी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगी, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे। एक दिन पहले पीएम मोदी भी मिशन हिमाचल पर थे और उन्होंने चंबा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3रे चरण की शुरुआत की है। हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी की ही सरकार है और अगर हम अंक गणित की बात करें तो फिलहाल हिमाचल में विधानसभा की 68 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 43 सीट है, कांग्रेस के पास 22 सीट है और अन्य के पास 3 सीट हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर ये कि पालतू कुत्ते को लेकर लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने एक बच्ची पर हमला कर दिया।
तनिष्का जिस सोसाइटी कैंपस में हर रोज खेला करती हैं, उसी सोसाइटी कैंपस में पिटबुल ने हमला कर दिया। खूंखार डॉग के हमले में 11 साल की तनिष्का लहूलुहान हो गई। पैरों पर जख्मों के ये निशान गवाही दे रहे हैं कि पिटबुल का हमला कितना जबरदस्त था। 11 साल की तनिष्का पर पिटबुल ने तब हमला किया जब सोसाइटी कैंपस में वो टहल रही थी। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मैं ना अपने डॉगी को घुमाने के लिए ले गई थी, तो मुझे ना वो मिला था, एक डॉग मिला था। तो मैं जैसे ही घुमा रही थी तो वो एकदम से फ्लफी में ऐसे भौंकने लग गया। फिर जब फ्लफी को भौंकने लगा एकदम से मुझे पे चढ़ गया और मुझ पे खा गया। फिर मेरे पे ऐसे जैसे निशान पड़ गए। फिर फ्लफी भाग गया, फिर उसके पीछे भागने लगा। पार्क में क्या हुआ था, अब पूरी कहानी सुनिए। 11 साल की तनिष्का अपने डॉगी के साथ सोसाइटी के पार्क में टहल रही थी, तभी पड़ोस का पालतू पिटबुल सामने आ गया और भौंकने लगा। तनिष्का कुछ समझ पाती उससे पहले ही पिटबुल ने हमला बोल दिया। पिटबुल के हमले से पैर पर गहरे घाव के निशान बन गए हैं। तनिष्का की मां ने पड़ोसी पर लापरवाही के आरोप लगाए। उस बंदे ने, जिसका ये डॉग है, उसने ये कहा है कि मैं जाऊंगा ना मेरा डॉग नहीं जाएगा, किसी भी हालत में मेरा डॉग नहीं जाएगा। तो उसका मतलब उसका डॉग हमारे नीचे बच्चों को वो खुला छोड़ देंगे। एनसीआर में पिटबुल के हमले की पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हैंडपंप से पानी निकलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में शराब निकल रही है। चौंके मत, ये रिपोर्ट देखिए। तो काफी मिलेगी हैंडपंप से निकली कच्ची जहरीली शराब, ड्रम से निकली हजारों लीटर अवैध शराब, हर तरफ शराब ही शराब। अब तक आपने हैंडपंप से पानी निकलते देखा होगा, लेकिन इस हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि जहरीली शराब निकलती है, जो हलक से उतर जाए तो जान निकाल दे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना की। शिवराज की पुलिस दबिश देने पहुंची थी, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी शराब छिपाई गई। जमीन के नीचे के शराब को इस हैंडपंप के जरिए बाहर निकाला जाता था। कच्ची जहरीली शराब से भरे कई ड्रमों को बरामद किया गया है। कल रावगढ़ और चाचौड़ा दोनों थाना क्षेत्रों में जो सूचना थी हमारे पास, उसके आधार पर दबिश दी गई थी और इस कार्रवाई में कुल मिलाकर लगभग 1400 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत शिवराज की पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी अभियान के तहत गुना पुलिस इस ठिकाने तक पहुंची जहां करीब 2630 लीटर जहरीली शराब छिपा कर रखी गई। बताया जा रहा है कि गांव में कंजर समुदाय के लोग जहरीली शराब बनाते हैं, सस्ते दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले सभी आरोपी फरार हो गए। 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें उसी ट्रेनिंग की हैं जिसमें यूक्रेन से आए आम नागरिकों को फ्रंटलाइन सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें यूक्रेन के आम शहरी शामिल हैं जो ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें उस ट्रेनिंग की हैं जिसमें यूक्रेन से आए आम नागरिकों को फ्रंटलाइन सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें यूक्रेन के आम शहरी हैं जो यूक्रेन की फौज को ज्वाइन कर चुके थे और उन्हें ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। स्वागत है आपका। नमस्ते भारत लगातार जारी है। देखिए, अक्टूबर में आसमान से आफत ऐसी बरस रही है कि हर कोई बेबस और लाचार हो गया है। पूर्वी भारत हो या फिर हिंदुस्तान का दक्षिणी हिस्सा, इन दिनों हर तरफ बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। खासकर यूपी के 18 जिले इन दिनों बाढ़ से करार रहे हैं। इंसान की बस्ती में पानी का बसेरा हो गया है। जिन इलाकों में कल तक गाड़ियां दौड़ा करती थी, अब वहां नाव चलने लगी। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों की जरूर है, लेकिन मुसीबत और आफत एक जैसी है। भारी बारिश और नेपाल से छोड़ा गया पानी जब यूपी की सीमा में दाखिल हुआ तो नदियां बेकरार हो गई और तबाही मचाने लगी। नदी किनारे बसे इलाके पानी में डूब गए। आजमगढ़ से लेकर गोंडा, बहराइच समेत कुल 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं।
इन जिलों में करीब 1500 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अंबेडकर नगर की 2 तहसील टांडा और आलापुर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। गांव पानी में डूबा है और लोगों के घरों में 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन नाव के सहारे लोगों को निकालने में जुटा है। एक एक कर गांव खाली होने लगे हैं। लेकिन इस बीच अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल एन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को बाढ़ चौकी जाने की अपील तो कर रहे हैं, साथ ही ये भी हिदायत दे रहे हैं कि अगर आप घर में रहेंगे तो सरकार आपको खाने पहुंचाने के लिए जोमेटो सर्विस नहीं चला रही है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? संकट की इस घड़ी में अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि जनता के दुख दर्द में अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी बारिश कहर बनकर टूटी है। जिले के 134 गांव बाढ़ से बेहाल हैं, जबकि 80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं। सरयू नदी में उफान से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों के घर बार पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सबसे ज्यादा मार गरीबों को झेलनी पड़ रही है। आजमगढ़ में लोगों के घर तो पानी में डूबे ही हैं। स्कूल के आसपास भी पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गाँव के भीतर नाव चलने लगी है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खुद नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेखपाल जी को और एसडीएम जी को आदेश किया है कि उनके नाम की सूची बना करके और आपदा कोष से उनके घर भी बनवा दिए जाए, क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुका है। 1998 के बाद आजमगढ़ में पहली बार घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। आजमगढ़ में बाढ़ की सबसे ज्यादा मार सगड़ी तहसील में देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से 134 गांव पानी में डूब चुके हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आजमगढ़ का हाल आपने देख लिया, तो वहीं बाराबंकी से लेकर हमीरपुर तक बाढ़ की वजह से यहां भी भारी बर्बादी देखने को मिल रही है। बाराबंकी में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो हमीरपुर में एक किसान ने इंद्र देवता के ऊपर ही केस दर्ज करा दिया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं और ये दोनों तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं, जो बाढ़ से बदहाली और बेबसी को बताने के लिए काफी है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और लोग सड़क पर खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर शरण लिए हुए हैं। बाराबंकी के देवा इलाके में सरयू नदी काल बनकर टूटी है। किसानों और गरीबों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है, लिहाजा लोग नाव के सहारे सैलाब को पार कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। के तमाम ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जो है आज चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उन पानी में जो है जो धान की और जो गन्ने की, साथ ही साथ जो हरी सब्जियां हैं, उनकी खेती जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। साथ ही साथ बात अगर बाराबंकी के घाघरा सरयू नदी की करें तो यहाँ भी बाराबंकी की जो 3 तहसीलें राम सनेही घाट, रामनगर और सिरौली गौसपुर है, वहाँ पर जो है वो उनके सैकड़ों गांव जो है बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। बाराबंकी में किसान तो बाढ़ की मार झेल ही रहे हैं, वहीं हमीरपुर में एक किसान बारिश से हुई बर्बादी के लिए इंद्र देवता के खिलाफ मुकदमा ठोकने पर आमादा है। बॉलीवुड फिल्म ओ माय गॉड की स्टाइल में परेश रावल की तरह भारतीय किसान यूनियन के नेता बृजकिशोर लोधी इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंच गए। पूरी फसलें चौपट बर्बाद हैं, तो गरीबों के मकान गिर गए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर किसी इंसान ने किया होता तो उसके खिलाफ शिकायत करती। ये तो केवल भगवान देवता ने ही किया है। किसान संगठन के नेता की शिकायत पर केस तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन डीएम ने नुकसान की भरपाई का भरोसा जरूर दिया है। मेरे द्वारा राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों को इस आशय के निर्देश दे दिए गए हैं कि फसलों का और घरों का जो भी नुकसान हुआ उसका आकलन कर लें और शीघ्र उनको जो भी
आपदा के संबंध में राहत दी जानी है उसके संबंध में कार्रवाई करें। यूपी के 18 जिलों में कमोबेश यही हाल है। सबसे ज्यादा मार किसान ही झेल रहे हैं, लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई करे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। एक तरफ गांव डूब रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में सरयू नदी के किनारे बना बांध टूटने की कगार पर है। ऐसे में अगर बांध टूटा तो तबाही आ जाएगी। बाढ़ से बदहाली की ये तस्वीरें यूपी के बस्ती जिले की हैं, जहां गांव के गांव पानी के आगोश में समा चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर गांव वालों के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन उसका एहसास वही कर सकता है जिसका सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। जिसके पक्के मकान हैं, वो जान बचाने के लिए घर की छत पर शरण लिए हुए हैं, जबकि घास फूस के बने घरों में रहने वाला अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगा है। एक तरफ कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कलवारी इलाके के फूलपुर गांव में सरयू किनारे बांध से पानी का रिसाव होने लगा है, जिससे गांव के लोग हर पल डर के साए में जी रहे हैं। कल दिन भर लोग प्रशासन की टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो लोग खुद रेत से भरी बोरी तैयार कर बांध को संभालने में जुट गए। जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी वो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और इस वक्त सरयू नदी डेंजर लेवल से लगभग 125 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और जो पानी का लेवल है आप देखिए बिल्कुल एकदम करीब पहुंच चुका है। ऐसे में अगर बांध टूट गया तो एक और गांव पानी में समा जाएगा और हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। और अब बात एमपी के मुरैना की, जहां लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नदी उफान पर है, लोग पानी के बीच से आ रहे हैं। आपको एक नाव भी नजर आ रही होगी। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई नाव डूब रही है और लोग नाव से निकलकर पानी के बीच पैदल किनारे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां चंबल के अटार घाट पर नदी को पार करने के लिए प्रशासन की ओर से ठेके पर स्टीमर चलवाया जाता है, लेकिन स्टीमर संचालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नदी के दोनों तरफ स्टीमर चलाकर इसी तरह लोगों को बीच में छोड़ देते हैं और लोग करीब 2 से 3 फीट पानी से होकर किनारे पहुंचते हैं। यह स्टीमर 2 राज्यों के बीच आवागमन का बड़ा साधन भी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज राजस्थान के करौली में काला देवी माता मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। आरोप है कि स्टीमर संचालक लोगों से एक तरफ ज्यादा किराया वसूल करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान से खिलवाड़ भी करते हैं। इस बारे में जब मुरैना के डीएम नरोत्तम भार्गव से बात की गई तो उन्होंने स्टीमर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। बड़ी लापरवाही है इसमें। हम स्टीमर संचालक और जनपद पंचायत के माध्यम से इसमें ऑक्शन प्रक्रिया होती है। हमने आज दोनों को नोटिस दे रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए जो प्रबंध हैं वो तत्काल कराए जाए। अगर पानी कम होने की वजह से ऐसा किया जाता है तो सवाल ये है कि जहां तक स्टीमर पहुंचता है वहां से किनारे तक यात्रियों के आने जाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए। और अब बात बिहार की, जहां गंगा नदी एक बार फिर विकराल हो गई है। भागलपुर में गंगा किनारे लोगों के आशियाने सैलाब में समाने लगे हैं। भागलपुर के नवगछिया से हमारे संवाददाता शशांक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। एक बार फिर गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भागलपुर के नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में गंगा किनारे तेजी से कटान होने लगा है। हमारे संवाददाता शशांक जब ज्ञानी टोला पहुंचे तो वहां हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कटाव फिर से यहाँ पे जारी है। लगातार मट्टी का बड़ा बड़ा हिस्सा जो है पानी में गंगा नदी में समाता जा रहा है। ये तीसरा कटाव हमारे सामने दिख रहा है। आधा हिस्सा पूरा नदी में समा रहा है। सोचिए यहाँ पे गंगा नदी का जो है रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पानी अंदर से मिट्टी को हिट कर रहा है और पूरा कटाव तेजी से हो रहा है। मट्टी पानी के अंदर जा रहा है। कई घर भी पानी के अंदर जा चुके हैं। नदी किनारे बने आशियानों को रोशन करने के लिए जो बिजली का खंभा लगा था वो भी पानी में समा गया। साथ ही भारी भरकम एक पेड़ भी धराशायी हो गया। देखिए यहाँ पे जमीन में दरार काफी हो गया है। पेड़ गिर रहा है। हम आपको देखिए बिजली का खंभा भी पानी में गिरा है। पेड़ भी गिर गया। ये आप देखिए पेड़ भी गिर गया, बिजली का खंभा भी गिर गया पानी में। सोचिए
पानी का जो जल स्तर है, ये गंगा नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, नदी उफान पे है, जिसके कारण आप देखिए पेड़ और बिजली का खंभा हम लोग के सामने गिरा है। ऐसी तस्वीरें देखकर हमारी टीम हैरान थी और ज्ञानी टोला के लोग परेशान, लिहाजा लोग अपना सामान लेकर पलायन को मजबूर हो गए। छोटे छोटे बच्चे अपने घर का बांस बल्ला लेके यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। यहाँ देखिए औरतें जो हैं घर का बांस निकालते हुए नजर आ रही हैं। बांस पे इनका घर टिका हुआ था, झोपड़ी था, लेकिन कभी भी ये हिस्सा पानी में समा जाएगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस घर को लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, उसे तोड़ने को मजबूर हैं। आपने मेहनत की कमाई से अपना घर बनाए थे, वो लोग अपना घर अब खुद तोड़ रहे हैं। देखिए हथौड़ा चलाकर तोड़ रहे हैं, क्योंकि डर है कि ये घर पानी में समा जाएगा जैसे बाकी घर समा गए हैं, इसलिए लोग इसका ईंट तोड़ रहे हैं। छोटे बच्चे भी वहां पे आपको हथौड़ा चलाते नजर आएंगे। भागलपुर के नवगछिया में अब तक करीब 250 मकानों को गंगा लील चुकी है, लिहाजा स्थानीय लोग अब सरकार की तरफ मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई मदद मिली और ना कोई भरोसा। बहुत भयावह मंजर है, यहाँ पे सब कुछ पानी में समा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने 4 बरस से कटते कटते मैंने अभी 250 घर कट गया। आज जितना घर कटा है उस बेचारे को सरकार की ओर से 1 पैसा का कुछ मुआवजा नहीं दिया गया, नहीं खाने के लिए दिया गया और नहीं इसको रहने के लिए कहीं जमीन दे रहा है। अक्टूबर में आई आफत एक बार फिर लोगों को पलायन पर मजबूर कर रही है। ऐसे में अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो जाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।